घर के बाहर आंगन में शीला रोटी बना रही है और वहीं पर एक सुंदर सा मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। काजल बेटा, अपने भाई को जाकर उठा दे, अब तो आंगन में मोर भी नाचने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता है सुबह मोर को नाचता हुआ देखना। और जाकर तू भी अब जंगल से कुछ लकड़ियां ले आ। काजल अपने भाई राजू को जाकर उठाती है और राजू उठकर हाथों में कुछ अनाज के दाने लेकर आता है और अपने हाथों से मोर को खिलाता है। कुछ देर में काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ जंगल जाती है और वहाँ लकड़ियाँ उठाने लगती है। अपना ये जंगल कितना बड़ा और सुंदर है ना। मेरा तो दिल करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय यहीं बिताऊं। वो तो है, पर आज मुझे घर जल्दी जाना। मेरी माँ नानी के घर गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए कुछ लकड़ियां जमा करती हैं और सिर पर उठाकर जंगल से बाहर आने लगती हैं। तभी उसके सामने से हिरन गुजरता है। देखा तूने, अभी हमारे सामने से हिरन गुजरी। इतना बोलकर एक बार फिर दोनों लड़कियां जंगल से बाहर आने लगती हैं और जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं वो देखती हैं कि दिनेश नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के बाहर खड़ा है और उनसे बातें कर रहा है। मेरा बिल पास हो चुका है, बहुत जल्दी टेंडर हमारे हाथों आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग इस जंगल का नक्शा बना लो और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं शहर से और कुछ लोगों को बुला लूंगा ताकि इस जंगल की घेराबंदी की जा सके। ये लोग कौन है? हमें अपने घर जाकर इनके बारे में बताना होगा। परेशान काजल अपने दोस्त के साथ घर जाती है और काजल जंगल में हो रही गतिविधियों के बारे में अपने पिता से बात करती है। पिताजी, आप जंगल के अंदर जा रहे हैं पानी लेकर जानवरों के लिए? हाँ बेटा, क्या हुआ? काजल सारी बात अपने पिता को बताती है, पर विनोद इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साइकिल पर डिब्बे लेकर जंगल के पास जाता है और जंगल के बाहर रोड पर पानी की छोटे छोटे कटोरा रख देता है। ये सब कुछ दिनेश अपनी आंखों से देख रहा होता है और तभी वहां उसकी बीवी आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, जब अभी काम ही शुरू नहीं हुआ तो आप हम लोगों को अपने साथ इस जंगल में क्यों लेकर आ गए? हम शहर में भी तो रह सकते थे। एक तो आपने इस जंगल में ही घर बनवा लिया, बेशक सिक्योर है, पर आप जानते भी हैं सारी रात इन बदमाश जानवरों की वजह से मैं और गोलू सो नहीं पाए। और गोलू की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती, ऑक्सीजन उसको हमेशा लगा रहता है। अरे कोई बात नहीं आशा, कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द हमारा काम शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के जानवरों का मैं इंतजाम कर दूंगा, बस कुछ दिन की बात है। और इस जंगल को काट कर मैं यहाँ अपना मॉडल तैयार करूंगा जो मैंने सोचा है। विनोद भी दिनेश की बातें सुन लेता है। अब उसे अपनी बेटी की बातों पर विश्वास होता है और वो परेशान भागता हुआ सरपंच के पास जाता है और सारी बात सरपंच को बताता है। विनोद, हमारी बेटी भी इस बारे में बता रही थी हमें, पर तुम चिंता मत करो, अभी बहुत समय है, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच विनोद को आश्वासन दे देता है, जिसके बाद विनोद घर जाता है और अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अरे वो आदमी कितना बड़ा है, आया तो गांव में ऐसे था जैसे कि कितना अच्छा हो और हमारे ही जंगल को काटने की बात कर रहा है। वैसे तो ये अमीर लोग, शहरी लोग बड़ा ही पर्यावरण को बचाने की बातें करते, पर पेड़ काटने के लिए खुद सबसे पहले आते हैं। अब तो सरपंच जी ही कुछ कर सकते हैं। वो शहर गए हैं इस बारे में बात करने के लिए, हमें उनके आने तक का इंतजार करना होगा। जहां सभी लोग वाले आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर रहे होते हैं तो वहीं जंगल में आने के बाद आशा काफी परेशान होती है और अपने पति से कहती है, और कितना टाइम लगेगा जवाब आने में? मैं परेशान हो गई हूँ। कभी रोटी बनाती हूँ तो बंदर लेकर भाग जाता है, तो कभी कोई हाथी आकर पानी की बाल्टी में मुंह मार देता है। पापा, मेरा भी यहाँ मन नहीं लगता। आप तो मुझे किसी के साथ खेलने भी नहीं देते। देखो ना, जंगल में कुछ बच्चे, मैं उनके साथ खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, और कुछ दोस्त भी बनाओ। सुनिए जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जानते हैं ना आप, हमारा बेटा कितना बीमार रहता है, उसको सांस लेने की दिक्कत है। अगर वो जंगल में बाहर खेलने के लिए गया और किसी बच्चे ने परेशान कर दिया या किसी जानवर ने हमारे बच्चे पर हमला कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, सब्र रखो। दिनेश के कहने पर गोलू जंगल में खेलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती राजू से होती है। ये तुम्हारी नाक में क्या लगा और ये पीठ पर क्या है? तुम बीमार हो क्या? ये ऑक्सीजन पाइप है और मेरे पीछे ये बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर है छोटा सा। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं ज्यादा भाग भी नहीं पाता। अच्छा, लेकिन देखना, तुम यहाँ ठीक हो जाओगे। यहाँ की शुद्ध हवा में रहोगे, मेरे साथ खेलोगे और अच्छे हो जाओगे। जब गोलू राजू के साथ बात कर रहा होता है तो तभी वहाँ बंदर का एक बच्चा आता है जिसके पैरों में चोट लगी होती है। ये देख गोलू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है,
अरे डरो मत, ये भी हमारे दोस्त है, कुछ नहीं करेगा। देखो इसे चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम जानवरों से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। और मैं तो हमेशा अपने साथ इन्हें खाना खिलाने के लिए खाना भी लाता हूँ। रोज मेरे आंगन में सुबह मोर आते हैं, मैं उन्हें अपने हाथों से दाना देता हूँ। आओ हम दोनों मिलकर इस बंदर की चोट पर पट्टी करते हैं। इतना बोलकर राजू गोलू के साथ मिलकर पास के जड़ी बूटी वाले पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ता है और हाथों से मसलकर उस बंदर के चोट पर लगा देता है, जिसके बाद बंदर का बच्चा वहां से चला जाता है। अब राजू की तरह गोलू भी घर से कुछ केले लेकर आता है और हाथी, बंदर, खरगोश जैसे जानवरों को खाना खिलाता है और उन्हें प्यार करता है। तुमने सही कहा, जानवर तो सच में बहुत अच्छे हैं। देखो ये मेरे साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। अच्छा अब मैं अपने घर जाता हूँ, तुम भी घर जाओ, शाम हो गई है। इतना बोलकर दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ गोलू की हालत में भी सुधार होने लगता है और अब उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत नहीं होती। वो सही से खाना खाता है और थकता भी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा देर बच्चों के साथ खेलता है। ये देख आशा बहुत खुश होती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, सरपंच जी आप शहर गए थे, कुछ हल निकला या नहीं? नहीं विनोद, दिनेश ने कानूनी तरीके से मंजूरी ली है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। पर सरपंच जी, इस जंगल से ना सिर्फ इंसानों का भला होता है बल्कि जानवरों का भी। ये जंगल घर है, अगर जंगल काटे तो जानवर बेघर हो जाएंगे। ना जाने कितने ही जानवर मारे जाएंगे और हमारे पर्यावरण पर भी कितना बुरा असर पड़ेगा। आप एक बार बात कीजिए ना, क्या पता वो आपकी बात मान जाएं। तुम सही कह रही हो। चलो विनोद, हम दिनेश से ही बात करके आते हैं। सरपंच विनोद के साथ दिनेश के घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। देखिए मालिक, आप तो बहुत अमीर हैं, शहर से आए हैं, आपको इससे भी अच्छी जमीन मिल जाएगी अपना मॉडल तैयार करने के लिए। हम नहीं जानते आप हमारा जंगल क्यों काटना चाहते हैं, पर जंगल काटना सही नहीं है। यहाँ पर हम जैसे गरीब लोग लकड़ियां जोड़ते हैं, जानवरों के लिए खाना पानी रखते हैं और यहाँ के जानवर भी हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और पर्यावरण भी तो दूषित होने से बचता है। आप लोग तो खुद कहते हैं कि पेड़ लगाओ और खुद पेड़ काट रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। विनोद जी, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर आप भी मेरी बातें समझिए। आखिर आप लोग कब तक गांव में कष्ट काटेंगे? मैं आप लोगों की भलाई चाहता हूँ। अगर ये जंगल एक बार कट गया तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े मॉल, रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनवाऊंगा। इससे सिर्फ मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी फायदा होगा। कई बार पास में अस्पताल न होने की वजह से आपके अपनों की जान चली जाती है, आपके बच्चे सही से शिक्षित नहीं हो पाते। इसलिए आप सब मेरे रास्ते में आना बंद कर दीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। दिनेश, सरपंच और विनोद आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक हाथी आ जाता है, जिसे देख आशा डर जाती है। अरे डरो मत, अंदर से मेरी बंदूक लेकर आओ, मैं अभी इसे भगाता हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेचारा हाथी प्यासा है, पानी पीने के लिए आया है। अगर आप उसे चोट पहुंचाएंगे तो वो भी आपको चोट पहुंचाएगा। आप रुकिए, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। इतना बोलकर विनोद उस हाथी के पास जाता है और एक बाल्टी में उसे पानी पीने के लिए देता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। इसके बाद हाथी चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देख दिनेश को बहुत हैरानी होती है और सरपंच उससे कहता है, देखा आपने, आप जिस जानवर से डर रहे हैं वो हम इंसान के प्यार को कितने भली भांति समझता है। बाकी आपकी मर्जी है, ऑर्डर तो आपको मिल ही चुका है, अगले हफ्ते से आप अपना काम भी शुरू कर देंगे। इतना बोलकर उदास सरपंच विनोद के साथ अपने घर आ जाता है और जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो वो सब काफी भड़कते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे जीते जी हम उस आदमी को अपना जंगल तबाह करने नहीं देंगे। हम सब एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। हम सब कुछ नहीं कर सकते, उसके पास कानूनी अधिकार है। लाचार सरपंच को देख सभी गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और एक हफ्ते बाद दिनेश कुछ सरकारी कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए बुलाता है। उसके पास चेनसो, जेबीसी मशीन जैसे बड़े बड़े हथियार होते हैं ताकि वो एक बार में जंगल को खत्म कर सके। और सभी गांव वाले आंखों में आंसू लिए बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। पर तभी वहां आशा आती है और अपने पति को अपने बेटे की रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए जी, जो चमत्कार पिछले 5 सालों में नहीं हो सका वो 5 हफ्ते में हो गया। आपको पता है डॉक्टर ने बोला है कि नेचुरल हवा और अच्छा खाने पीने की वजह से हमारे बेटे के स्वास्थ्य में सुधार आया है। उसे अब ऑक्सीजन सिलेंडर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हमारा बेटा यहाँ इसी तरह से खुश रहेगा, तरोताजा हवा खाएगा तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकता है।
हाँ पापा, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जंगल के सभी जानवर अब तो मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं भी उनके लिए खाना और पानी रखता हूँ। पर पापा, अगर ये जंगल कट जाएगा तो मेरे बहुत से दोस्त बेघर हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे, और क्या पता मैं फिर से बीमार भी पड़ जाऊं। अपने बेटे और बीवी की बातें सुनकर दिनेश काफी सोच में पड़ जाता है और उसे विनोद और हाथी का प्यार याद आता है और उसे ये भी नजर आता है कि किस तरह गांव वाले जंगल के जानवरों के लिए खाना पानी लेकर आते थे। जहां सब याद करके दिनेश घर के अंदर से कुछ पेपर लेकर आता है और उसे फाड़ते हुए सभी गांव वालों से कहता है, अच्छा हुआ जो सही समय पर मेरे बेटे की रिपोर्ट आ गई, वरना आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठाता। मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए लाखों लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना और ना ही मासूम जानवरों को बेघर करना है। आप सब बिल्कुल सही थे। आपके जंगल को कुछ नहीं होगा। मैं खुद ये टेंडर तोड़ता हूँ।